अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ के शर से मुसलमान महफूज रहें। लेकिन आजकल अवामी नुमाइंदे कौमी असम्बली के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कौम का सर शर्म से झुका दिया है। चलें, देर से ही सही, हुकूमत और अपोजिशन को ख्याल आ ही गया। अखलाकियात कमेटी बना दी गई है जो तजावीज़ देगी कि अरकान की ज़बान को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन कमेटी में जो अरकान शामिल हैं उनकी अपनी ज़बान भी कुछ इतनी मीठी नहीं कि हम बेहतरी की तवक्को रखें। अब देखिए आगे होता क्या है। बात करूंगी रीमा खान की। अदाकारा ने खामोशी तोड़ दी है। लॉलीवुड में हरासा किए जाने का इल्ज़ाम धर दिया है, लेकिन रीमा ने पूरा सच नहीं बताया। इसकी क्या वजह है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। आप बताएं, रूल बताएं। मैं ले रहा हूँ ना भाई, मैं आपकी रेजोल्यूशन ले रहा हूँ। मैंने ना नहीं कहा है। When I agree that I am taking it, तो kindly sit down. असेंबली या मछली बाजार। तहरीक इंसाफ के एमपीए रमजान घाची पर हमले से मुताल्लिक करारदाद लाने पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन अरकान बेंचेस पर खड़े हो गए। स्पीकर नशिस्तों पर बैठने का ऑर्डर देते रह गए। पीटीआई अरकान बोले, वक्फे सवालात की कोई अहमियत नहीं, पहले करारदाद लें फिर हाउस चलेगा। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने दो टोक कह दिया, मुझे डिक्टेट न करें, पता है हाउस कैसे चलाना है। अरकान का डेस्क बजा कर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। Don't want to take it? Answer will be taken as well. 5-0. Please. No, Zardari, go! जाली अकाउंट्स केस। आसिफ अली जरदारी की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त। मामला नैब को भिजवाने के हुक्म पर नजरसानी की सदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। अदालती निगरानी से फेयर ट्रायल का हक मुतासर होगा। हमारे जो एतराज़ात हैं कानूनी और आईनी हैं, और हमने इसमें यही अर्ज किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जाते हैं कि तफ्तीशी अमल को किसी तरीके से मॉनिटर या कंट्रोल अदालतों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुमकिन नहीं होता। मनफी प्रोपेगेंडा बार बार आप दूसरों के बारे में करते थे, आखिर में वही मनफी प्रोपेगेंडा आज आपके गले पड़ रहा है। तो खुदारा बात करने से पहले अगर सोच लें, अगर बात करने से पहले हम तरवीज इस चीज़ की करें कि तहकीकात पहले हो जाए उसके बाद बात की जाए, तो ज़्यादा बेहतर और मुस्बत तरीके से काम हो सकेगा। वफाकी हुकूमत काम पर तवज्जो दे, इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करे। हुकूमत मुतालबा करने से पहले सोचा करे, कानून को पढ़ लिया करे। हर जगह यू टर्न और सियासी बयानात नहीं चलते। मुशीर इत्तलात सन मुर्तज़ा वहाब ने तीर चला दिए। बोले, हुकूमत माशी पॉलिसी बनाने में फेल हो चुकी। IMF ने भी इस बजट को तशवीश के साथ देखा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से एक और यू टर्न आने वाला है। सवाल उठाया, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कुव्वतें नहीं चाहती जरदारी नवाज इक़्तिदार में आए। वज़ीर ख़ारजा कौन सी कुव्वतों की बात कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो की वालदा आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म है। आप अपना तारुफ कराओ खान साहब। खान साहब बिलावल की काबिलियत पूछते हैं। बिलावल भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। खान साहब अपना तारुफ करवाएं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज दे दिया। बोले, खान साहब पार्लियामेंट से डरते हैं, आसरो दिलासों से मुल्क नहीं चलते। हुकूमत की माशी पॉलिसी मुल्क को ले डूबेगी। हमारा आसरा अल्लाह में है, आपका आसरा उंगली में है। उंगली किसी वक्त भी बैठ जाएगी, फिर क्या करोगे? सानिहा साहिवाल की JIT की थाना यूसुफ वाला में बैठक। मजीद ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मक़तूलीन के अहले खाना को धमकियां मिलने का इंकशाफ। वकील ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में धमकी आमेज कॉल की रिकॉर्डिंग सुना दी। कहा, मुकदमे से पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तौर पे मेरा बनता था कि मैं आपसे बात करूं। आपसे मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन कर जाएं। मेरा खुद CTD से ताल्लुक है, थोड़ा सा मेरे भाई ने ध्यान करना है। अब वो एजेंसी जो है ना, वो कोशिश में है कि इसको खत्म किया जाए, दबाया जाए।
तो सीटीडी अभी भी ये इस सारे मामले को मिसमैनेज कर रही है। मुझे भी सीटीडी के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइफ थ्रेट्स दिए। लाहौर में घरेलू मुलाजिमा का लर्जा खेज कत्ल। प्लेट से सालन लेने पर मुलाजिमा उज़्मा पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजिमा माहरुख ने स्टील का बर्तन मुलाजिमा के सर पर दे मारा जो जानलेवा साबित हुआ। कत्ल छुपाने के लिए मुलजिमान ने लाश नाले में फेंक दी और चोरी का ड्रामा रचाया। मुलाजिमा को कत्ल करने वाली मां और बेटी को जेल भिजवा दिया गया। पुलिस का शिकायती व्हाट्सएप नंबर या अवामी सस्ती तफरी का जरिया। कराची पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर जाली शिकायतों की भरमार। 10,000 में से 400 शिकायतें सही निकली। सास बहू, चच्ची भतीजी, खराब मेकअप हो जाने तक के पैगामात भेजे जाने लगे। न बर्फबारी और न बारिश की परवाह, न ही रास्तों की बंदिश ने अज़्म डगमगाया। पाकिस्तान के पोलियो वर्कर्स ने जांबाजी से जिम्मेदारी को निभाया। साल की पहली पोलियो मुहिम में 99% हदफ पूरा कर लिया। 3,60,000 पोलियो वर्कर्स ने 3 करोड़ 90 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई। मेरी 2-3 ऐसी कोलीग्स हैं जिन्होंने अपने पूरे पीक पर मुझे बहुत टफ टाइम दिया, जानलेवा हमले भी करवाए और किरदार कुशी भी की, बहुत तंग भी किया और घर पर कातिलाना हमला करवाया गया। जहर देकर मारने की कोशिश की गई। लॉलीवुड में हसद जलन ने साथी अदाकाराओं को पस्ती तक पहुंचा दिया। फिल्म स्टार रीमा ने समा को खुसूसी इंटरव्यू में पूरा कच्चा चट्टा खोल दिया। बोली, फिल्म इंडस्ट्री में हरासा किया जाता है। शटअप कॉल देने पर मेरे खिलाफ कार्रवाइयां हुई। इनकार पर कई फिल्मों से निकाला गया, सीन काट दिए गए। मैंने हर कोशिश करके अपने किरदार से नाकाम बनाया। ये भी बताया सियासी जमातों ने पार्टी में शमूलियत की पेशकश की। इमरान खान ने जो ट्वीट किया, डांट कर कहा कि सियासत नहीं वो कुछ नहीं। फंड रेजिंग कर रहे थे शौकत खानम की इस्लामाबाद में, तो मैंने डाइस पर आकर कहा था कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मगर मैं शौकत खानम के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। तो खान साहब जब डाइस पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि रीमा जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, खैर उन्होंने एक बहुत सख्त जुमला कहा था जो मैं रिपीट नहीं करूँगी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी और जो आगाज़ में मंजर दिखाया है क्लासरूम का, इस मंजर से मैं और आप बचपन में गुजर चुके हैं और हमारी तरबियत यानी कि हो चुकी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे खामोशी से बैठे हैं। उस्ताद और क्लासरूम का एहतराम है, अखलाकियात का सबक बच्चों को बचपन से याद करवा दिया जाता है। लेकिन ऐवान में जनाब आए दिन तूफ़ान मचाने वाले अरकान बड़े होकर शायद ये सबक भूल गए। मुल्क को लूटा गया, इस मुल्क के खजाने को जिस तरह डाके के पैसे, मेरी बात माने, उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को। आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूँगा, आपके वालिद को चोर कहूँगा। जो लफ्ज बोलेगा 10 लफ्ज सुनेगा। ये आपकी परवरिश होगी कि आप मेरे वालिद को चोर कहेंगे, मैं फिर भी नहीं कहूँगा। तो काम करेंगे तो सुनेंगे भी फिर आप। सारे जो पटे वाले हैं वो सारे मिनिस्टर हो गए। इस तरह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करें आप। उसका मुंह क्यों नहीं बंद कराता? रोज वो भौंकता है यहाँ पे, भौंकता है यहाँ पे। आप बैठे, शक्ल देखें, ये समझाएंगे मुझे। सुने बात सुनो, वो सुन लो, ओ भाई बात सुनो। यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता। अब जरा बिलावल को सिखा दो, खुदा के लिए मैं माफ कर दूं। जिसने पाकिस्तान को लूटा है उसको डी चौक पे लटकाएंगे, फांसी देंगे। रोक सकते हो तो रोको। पहले स्कूल का माहौल और फिर अचानक से ये मंजर। जी हाँ, तल्ख लहजे और तलवार से तेज लफ्जी वार। इन्हीं रवैयों को बदलने और ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए
कौमी असम्बली की 13 रुकनी अखलाकियात कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक हमारे ही प्रोग्राम में बता चुके थे। नवंबर 2018 में इस कमेटी का फैसला हुआ और अब जाकर ये कमेटी बन गई है। कमेटी की क़यादत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। कमेटी अरकान असम्बली के रवैयों से मुताल्लिक तजावीज़ देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शेख रशीद साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं, लेकिन क्या इस कमेटी से बात बन जाएगी? क्योंकि इन अरकान की रिपोर्ट कार्ड में अखलाकियात के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं हैं। अखलाकियात की कहानी इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ, इनके शाहकार आपको दिखाती हूँ। बड़े बड़े डाकू मुल्क को पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बन जाए, ये नहीं हो सकता कि हम आप इत्तेसाब से पीछे हट जाए। उनके ऊपर 56 कंपनी के केसेस बने हुए हैं। ड्रामा शरीफ कह रहा जी मैं हमारे ऊपर एक करप्शन का केस नहीं है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जरदारी साहब, ये कि आप यूनिवर्सिटीज में लेक्चर क्यों नहीं देते कि पैसा काम किए बगैर पैसा कैसे बनता है? आसिफ अली जरदारी मुल्क की एक बड़ी बीमारी। आसिफ जरदारी, अब है तुम्हारी बारी, इसको भी हम जेल में डलवाएंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से 10 कदम आगे है। इन्होंने लूट मचाई हुई थी। आसिफ जरदारी पैदाइशी तौर पे खाम माल है जेल का, इनकी चीखें निकल जाएंगी। खुद इनको बुलाते हैं, आओ शहबाज साहब हमारा पोस्टमार्टम करो। जो सबसे बड़ा चोर है वो एहतसाब करेगा। जरदारी साहब ने तो मेहंदी चंदी लगाई हुई है, झूमर पहना हुआ है। इसे तब्दीली कहते हैं, इसे नया पाकिस्तान कहते हैं। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली नहीं, ये कुछ और ही है। जरदारी साहब मुल्क की दौलत लूटी उन्होंने। आसिफ जरदारी साहब, आपने बड़ी लूट मार की है। पेट से एक इंक्वायरी निकलवा कर इस कौम के शामिल करेंगे। आ जाओ। दुनिया में पंजाब का नाम हुआ झूठा, न्याजी का हर इल्जाम हुआ और जरदारी बुरी तरह नाकाम हुआ। अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनके सबसे निकालूंगा, पेट से निकालूंगा। लाडले को बता देना चाहता हूँ तुम क्या कराओगे और क्या करोगे। मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन गया खुदा ना खासा, फिर करेगा क्या? नया पाकिस्तान तूने KPK में नहीं दिया, तू आगे क्या करेगा? न्याजी खान, तुम्हारा जरिया माश क्या है? लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। अब आप खुद ही बताइए या फिर फैसला कर लीजिए कि मुखालिफिन के खिलाफ शोले उगलने वाले ये अरकान अखलाकियात पर आखिर तजावीज़ देंगे कैसे? कमेटी में खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हैं, मौलाना असद महमूद भी हैं, तारिक चीमा, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, गौस बख्श मेहर, शाहजैन बुगटी और अमीर होती भी शामिल है। अब ये कमेटी कैसे दीगर अरकान को कायल करेगी और ये तजर्बा किस हद तक कामयाब रहेगा? इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से माइज़ा हमीद साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। माइज़ा हमीद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन हो, सभी कुछ ना कुछ और किसी न किसी तरह से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब करते ही रहते हैं। अब ऐवान के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अखलाकियात की कमेटी बन गई है, कोई तब्दीली आएगी इससे? PTI के होते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई तब्दीली आने की कोई तवक्को नहीं रख सकता। और जो भी ईवान में हो रहा है पिछले 3 महीने में, वो PTI की हटदर्मी की वजह से हो रहा है। पहले इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप की जिद लगाई रखी, उसके बाद जो है वो इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं वो या इनके दीगर मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो नाजेबा हैं और पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और वो हमारी लीडरशिप के लिए करते हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए करते हैं। और दीगर जो जब हमारी लीडरशिप के बारे में ऐसी बातें होंगी तो ऑब्वियसली लोग जो वर्कर्स हैं या जो हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम वॉकआउट करेंगे। बात यह है कि हुकूमत का जो रवैया होना चाहिए वो आजिज़ाना होना चाहिए, वो कंसिलेटरी होना चाहिए। उसमें जो है हुकूमत को आगे बढ़ के बातचीत करनी चाहिए ऑपोजिशन के साथ और एजेंडा सेट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अपने वो वुज़रा जो उनको तैयार करके
कि वो गालम गलोच करें और वो हुकूमत पे बेजा जो है तनकीद करें और सबूतों के बगैर जो है उनके केसेस डिस्कस करें और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। वो अगर ये ट्रेनिंग दी जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से उन वुज़रा को, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये जो उमर साहब इनका ना, ये जो है हमारे आपके यंग मिनिस्टर अभी बनाए हैं, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर बनाए हैं, उनको इस बात का इनाम दिया गया है क्योंकि वो मुराद सईद साहब गालियां निकालते हैं और जोर जोर से चीखते हैं पार्लियामेंट में और ये लिहाज नहीं करते कि उनसे सीनियर जो है लीडरशिप जो है बैठी हुई है ऐवानों में। दूसरे जो है नईमुल हक साहब का अगर आप ट्वीट पढ़ लें, उसमें उन्होंने कहा है कि हाउ डेयर ऑपोजिशन जो है वो हमें तनकीद का निशाना बनाए। एक्सक्यूज मी, ये क्या अल्फाज है हाउ डेयर? इसका अच्छा, तो उन लफ्जों के बारे में भी कह दीजिए माइजा, उन लफ्जों के बारे में भी कह दीजिए जो शायद खान अब्बासी साहब ने बोले या फिर मुशाहिदुल्लाह साहब ने बोले या फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बोले या फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी बोले, उन लफ्जों के बारे में भी फिर बात कर लीजिए। आप बताएं ना वो कौन से लफ्ज हैं? अभी पूरे वो मोन्टाज सुना है, क्या दोबारा सुनना चाहेंगे आप? एक दफा हम और प्ले कर दें जिसमें हम शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की है, बाकी तमाम लोगों ने जो जो बात की पार्लियामेंट के अंदर। बात सीधी सी है, बात सीधी सी है। अगर हुकूमत चलानी, ऑपोजिशन चलानी नहीं आई, कंटेनर पे खड़े रहे। आज हुकूमत चलानी नहीं आ रही तो आज जो है वो गालम गलोच पे आ गए। अब तो अखलाकियात की कमेटी बन रही है ना, उसमें शहबाज शरीफ खुद भी शामिल हैं। ये बताएं अब कोई तब्दीली आएगी, कोई फायदा होगा माइजा इससे? अगर किसी से सवाल किया जाए, देखिए अब अगर किसी से सवाल किया जाए जो साहिवाल का हादसा हुआ है तो जवाब गालम आपकी करप्शन पे आ जाता है। अगर किसी से मईशत की बात का सवाल किया जाए तो बात जो है करप्शन पे आ जाती है। अगर किसी से कहा जाए कि जी लेजिस्लेशन करने दें तो बात फिर करप्शन पे आके जो है वो मुराद सईद साहब खड़े हो जाते हैं। तो मुझे आप सीधी सी बात बताएं कि सवालों के जवाब तो हमें मिल नहीं रहे। मईशत जो है वो नीचे से नीचे जा रही है। रेवेन्यू उनसे इकट्ठा नहीं हो रहा। माइजा ये वो टॉपिक है जो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन, माइजा माफ कीजिएगा लेकिन ये तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अखलाकियात के लिए जो कमेटी बनी है, आपको लगता है तब्दीली आएगी? शहबाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद हैं। आपने आगाज में कहा कि पीटीआई के होते हुए तब्दीली नहीं आ सकती, तो इस कमेटी के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं इस कमेटी में। आप मेरे से मुझे क्लियरली आवाज? जी, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। आपने कहा कि पीटीआई के होते हुए तब्दीली नहीं आ सकती और मैं इस कमेटी के लिए बात कर रही हूँ जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। तो जो ये लफ्जी गोलाबारी चलती है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, इसमें कोई तब्दीली आएगी या शहबाज शरीफ के होते हुए भी, मुस्लिम लीग नून के होते हुए भी कोई तब्दीली नहीं आने वाली? देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि जो पार्लियामेंट में एज पार्लियामेंटेरियन हम जो देख रहे होते हैं, जो सिचुएशन है वो बता रही हूँ। अब जो कॉन्डक्ट और जो कॉन्डक्ट की कमेटी बनी है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब तो हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है ज़्यादा लोग जो ऐसे हों, जो हुकूमती बेंचेस से हों, जो सीनियर बेंच हों, जो ये सोच समझ रखते हों कि वो आगे बढ़ के जो है कंसेंसस से एक हाउस को चलाएं। ये ना करें कि तानाबाजी शुरू कर दें उसी की रोकथाम के लिए। माइजा उसी की रोकथाम के लिए ही तो ये कमेटी बन रही है। बिल्कुल, मैं दोबारा आ रही हूँ आपकी तरफ। माइजा मैं दोबारा आ रही हूँ आपकी तरफ। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। रमेश कुमार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। रमेश कुमार साहब कहिएगा आप, ये ऐवान में जो तूफानी बदतमीजी हुआ करती थी सर, मामूल बन गया है, अखलाकियात कमेटी बनाना पड़ गई है, इसकी वजह तो हमारे सामने ही है। आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत थी, क्योंकि पार्लियामेंट तभी काम दिखा सकेगी जब हम माजी से निकल के पार्लियामेंट्री एथिक्स के साथ जाएंगे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कमी जो नज़र आ रही है वो इन मेरी 20 साल जो पॉलिटिकल लाइफ है, 17 साल जो पार्लियामेंट्री लाइफ है, मैंने इस पार्लियामेंट्री एथिक्स को फॉलो नहीं करते हुए देखा है। चाहे हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो नहीं गवर्नमेंट उन चीजों से निकलती है, नहीं अपोजिशन उन चीजों से निकलती है। अच्छी चीज है कि पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी बना, मगर अब माइजा की थोड़ी बात सही है कि अब
वो कौन से उसके अंदर नॉमिनेट करती है नाम, अपोजिशन उसके अंदर कौन से नॉमिनेट करनी है। कम से कम वो जो पार्लियामेंटेरियन हो वो भी एथिक्स को जानते हो, जिन्होंने एथिक्स पढ़ा हुआ हो, जिनको पता हो कि इखलाकियात क्या है। अगर हम नाम की एथिक्स कमेटी अगर बनाएंगे, अपोजिशन भी वही बंदे रखे जो खुद ही बात इखलाकियात से घटी हुई करते हैं, या हुकूमत की तरफ से भी वही एक दो जो वज़रा हमारे जैसे बात करते हैं, अगर वही मेंबर होंगे तो फिर उन कमेटी का फायदा नहीं होगा। तो डिपेंड करता है ऑन द नॉमिनेशन बाय द पॉलिटिकल लीडर्स कि वो क्या नॉमिनेशन करते हैं। उसके बाद ही हम कह सकते हैं। कोई 4 नाम बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन हो सकता है इस कमेटी में? मुझे नहीं पता कि किसने, ये मेरी चॉइस थी। सर आपकी चॉइस ही पूछ रही हूँ, कौन है जो इतने खुश अखलाक हैं जो हो सकते हैं? हमारी जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसके अंदर बात थी कि हमें ऐसी एक कमेटी बनानी चाहिए जो कमेटी इन इश्यूज के ऊपर ये एथिक्स बातें होती हैं, जो कम से कम हमारे जैसे लोग, सीनियर लोग जो है इन चीजों को बुरा समझते हैं। तो ये मैंने ही वहाँ पे बात की थी, और अगर आज उस चीजों के ऊपर अमल हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। रमेश साहब, इस सवाल का जवाब मुझे माइजा से लेने दीजिए। माइजा, आप बताइएगा हुकूमत से कौन ऐसे 4 या 5 लोग हो सकते हैं जो खुश अखलाक हैं, जो इस कमेटी का हिस्सा हो सकते थे, समझती हैं आप? हुकूमत से? जी जी, वो तो आप रमेश कुमार साहब से पूछे ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। अच्छा, बाय द वे, हुकूमत में रमेश कुमार साहब तो खुद कह चुके हैं कि उनके सारे वज़रा तकरीबन इमेच्योर हैं। तो मेरा ख्याल है शायद रमेश कुमार साहब को ये कमेटी का हिस्सा बना देना चाहिए। एक बड़े सीनियर रहनुमा शेख रशीद साहब हासिल की हुई है उन्होंने। शेख रशीद साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। माइजा, उनसे भी बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब, आप खुद भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। सर, ऐवान में तूफान बदतमीजी मामूल बन गया है, अखलाकियात कमेटी बनाना पड़ गई है, कोई फर्क पड़ेगा इससे? गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। माइजा, आप बात कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, दूसरा मैं ये कह रही थी कि रमेश कुमार साहब जो हैं वो हमारी तरफ से ही गए हैं, तो उनको थोड़े से एथिक्स आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इमेच्योर हैं। तो मेरा ख्याल है रमेश कुमार को भी हिस्सा बनाना चाहिए। और एज फार एज आप शेख रशीद साहब को ऑनलाइन ले रहे हैं, शेख रशीद साहब ने तो खुद तनकीद की असद उमर साहब पे और उनकी मुआशी पॉलिसीज पे, तो और जो अल्फाज वो लाइव प्रोग्राम में माजरत के साथ मेरे से सीनियर हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं, उनको तो मेरा ख्याल है वो सेंसर करना चाहिए। तो एथिक्स कमेटी में तो ऐसे लोग होने चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब जैसे होने चाहिए, जिनको पता हो कि पार्लियामेंट में किस तरह अपना जो है कॉन्डक्ट रखना है और किस तरीके से बात करनी है और कौन से अल्फाज का चुनाव करना है। अच्छा, ये इल्जामात और रवैयों के बाइस ऑपोजिशन अक्सर वॉकआउट कर जाती है, ये सिलसिला रुक जाएगा इस कमेटी के बाद? जी, क्या पूछ रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये इल्जामात का और ये जो रवैये होते हैं इसके बाइस ऑपोजिशन अमूमन वॉकआउट कर जाती है, तो अब जब ये कमेटी बन रही है इसके बाद ये सिलसिला रुकेगा या नहीं? देखिए, मैं फिर यही कहूँगी कि जब आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से मैच्योर, सीनियर और जो मंझे हुए सियासतदान हैं, जिनको पता है कि ऑपोजिशन को किस तरह हैंडल करना है, ऑपोजिशन के साथ किस तरह जो है बात करनी है, किस तरह जो है उनके साथ जो है उनसे एग्रीमेंट्स करवानी है, या किस तरह उनसे लेजिस्लेशन करवानी है, किस तरह उनसे डिस्कशन करनी है, ना कि एक इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाए और लड़ाई शुरू हो जाए बाकायदा। तो तब जो है ऑब्वियसली ये कमेटी भी काम करेगी, पार्लियामेंट भी काम करेगी, लेकिन बात फिर भी वहीं की वहीं खड़ी है कि ये हुकूमत का इनिशिएटिव होता है। मसला ये है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी है और वो कंटेनर फेज से नहीं निकल पा रही। और ये मैं नहीं कह रही, आपके बहुत बड़े बड़े तज्जिया निगार कह रहे हैं कि क्यों नहीं इनका ये फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो रहा कि ये अब हुकूमत में है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आंसरेबल है, ये जवाब दें, ये वो काम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि ये बार बार ब्लेम करते हैं ऑपोजिशन को करप्शन पे। देखिए, करप्शन जो है वो जिन इदारों ने पकड़नी है वो पकड़ लेंगे, वो उनका काम है। आप सिर्फ अपनी कारकर्दगी की एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे दें और कमेटियों को भी चलने दें जो आपने 3 महीने रोके रखी।
इसीलिए माइजा मैं पूछ रही हूँ कि जो कमेटी बनी है इसका कोई फायदा आपको आगे नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में, या कल परसों तरसों से आपको नजर आ रहा है या नहीं? फिर ये देखिए शहबाज शरीफ भी हैं, इमरान खान भी हैं, आसिफ अली जरदारी भी हैं, इस कमेटी का हिस्सा है और एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते रहे हैं और क्या राय रखते हैं किसी से ढका छुपा नहीं है। इन सबकी मौजूदगी में ये कमेटी फाल तरीके से काम कर सकेगी? देखिए, जो रवैया जरदारी साहब का है या शहबाज शरीफ साहब का है, बात यह है कि पुरानी पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी इनको एक्सपीरियंस है हुकूमत का और वो जो है आराम से तरीके से कंसेंसस से पहले चलती रही हैं। हाँ, लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, लेकिन इस किस्म की जो गालम गलोच है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का जो रवैया मैंने देखा है कंटेनर पे, और जो वो शाबाशें देते हैं अपने वज़रा को गालियां देने पे और इल्ज़ाम तराशियों पे, अपना घर वो साफ नहीं करते, तो बात ये है कि देखिए मैं उधर से तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि कोई मैच्योर किस्म की जो है क़यादत जो है वो आके जो है वो इस कमेटी में बैठ के एक कंसेंसस लेके आएगी। लेकिन एक इनिशिएटिव है और अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा इनिशिएटिव है। आपने कंटेनर की मिसाल दी तो यही कहने लगी थी मैं कि कंटेनर जिस वक्त था उस वक्त इस तरह की कोई अखलाकियात कमेटी नहीं बनी थी, अब अखलाकियात कमेटी बनी है और अब अगर वज़रा की जानिब से कोई बयानात दिए जाते हैं इस तरह के तो फिर उस पर ज़रूर कार्रवाई भी होगी और ये कमेटी काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया माइजा, आप साथ मौजूद थी। अब की जानिब बढ़ूंगी। ऐसा वक्त जब पाकिस्तानी फिल्मों की बेहतरीन प्रोडक्शन की दुनिया भर में धूम मची हुई है, हमारे हिदायतकार बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं, अदाकार अपनी नुमाया परफॉर्मेंस की वजह से पड़ोसी मुल्क में भी दाद समेट रहे हैं, गुलकार आर्मी प्लेटफॉर्म पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्में रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, यानी पढ़ा लिखा तबका इंडस्ट्री को मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में मी टू मुहिम ने यहाँ का भी रुख कर लिया। सिल्वर स्क्रीन की मकबूल तरीन अदाकारा ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू दिया, कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। रीमा की बात सुने। मैंने ज़ुबानी तौर पर कभी लड़ाई नहीं की, वो मेरी वो फितरत में शामिल नहीं। मैंने काम के ज़रिए अपनी जगह बनाने की कोशिश की और शायद यही वजह थी कि मेरी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की मौजूदगी में अपनी एक इनफरादियत बन गई। तो मुझे लगता था कि अगर मुझे सेंटर किया जा रहा है या इस तरह के तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है जिससे मेरा हौसला टूट जाए या मैं अपने काम पर कंसंट्रेट ना कर सकूं। किसी ने बाद में तस्लीम किया जो साजिश करते थे, तंग करते थे कि ये हम करते रहे हैं लेकिन आप बड़ी हैं। बहुत सोने और मेरी 2-3 ऐसी कोलीग्स हैं जिन्होंने अपने पूरे पीक पर मुझे बहुत टफ टाइम दिया, जानलेवा हमले भी करवाए और किरदार कुशी भी की, बहुत तंग भी किया, मगर वक्त के साथ साथ उनको जब अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ कि वो कुदरत से इतनी लड़ सकते, उन्होंने नईम साहब माजरत भी की और जिसको कहते हैं कन्फेस किया। तो आप हमें दिल से माफ़ कर दें, कभी कभी लगता है कि आपकी कोई हाल लग गई या आपकी कोई बद्दुआ लग गई तो हम खुदा की पकड़ में आ गए। कम सही भी करते हैं तो गलत हो जाता है। अच्छा, वो कुलीग्स कौन सी थी? 2-3 कौन सी थी? कहते हैं कि किसी की गलती अगर आपको पता चल जाए तो उसकी तशहीर मत करो, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम को वो देख रही हैं तो उनको पता होगा। कैसे एक ही दफ़ा हुआ ये कहिए? एक दफ़ा तो किसी ने मेरे घर पे, बहुत पुरानी बात है, जब मेरे घर पर किसी ने फायरिंग करवाई थी और उसके बाद एक मेरी कोलीग ने, मैं कमर्शियल कर रही थी आसिम रज़ा साहब का, शैम्पू का कमर्शियल था, तो किसी ने पॉइज़न देने की कोशिश की थी, तो बस अल्लाह ताला ने बचा लिया और जिसके ज़रिए देने की कोशिश की थी उसी ने आकर बता दिया। हालांकि उसको 1 लाख रुपया मुआवजा भी मिला था कि मेरे 7 अप में या पानी में कुछ भी डालकर, वो एसेट था कि आप इसको पिला दीजिएगा। फिर मेरी जब उनसे बात हुई जिन्होंने ये कोशिश की थी, तो मैंने कुछ अरसे बाद दोस्ती हो गई। मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं तो आपका कभी बुरा नहीं चाहती थी और काम इतना ज़्यादा है कि आपके पास भी बहुत काम, मेरे पास भी बहुत काम, तो काम की भी कोई कमी नहीं थी, फिर क्या वजह थी? उनका आगे से जो जवाब था कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता
जब लोग आपकी तारीफ करते हैं। मैं हसद में मुब्तला हो जाती। इतनी हद तक को चला गया कि जान लेने का, तो वो कोई आपने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह को करवाई थी? सोर्सेज भी थे मगर नहीं, मैंने रब पर छोड़ दिया। मैं पुलिस में उनके नाम दे सकती थी मगर मुझे लगा कि उनके साथ जो रिश्ते वाबस्ता हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी बहनें हैं, एंड शी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हर फैमिली। तो अगर मैं इनके साथ ऐसा कुछ करूँगी तो शायद कि उसकी छोटी बहनों की फीस अदा ना हो सके स्कूलों की। जिसको तो लाख रुपया दिया था आपको जहर देने के लिए, उसको बाद में आपने पूछा कि उसने क्यों बता दिया आपको, क्यों नहीं दिया? इसलिए कि मेरा इखलाक। हरासमेंट भी चलती है, आपको उसका भी तो सामना रहा होगा। आप अगर आपकी अच्छी शक्ल सूरत है और आप एक ऐसी फील्ड के अंदर हैं जहाँ हर टॉम डिक एंड हैरी आप पर उंगली भी उठा सकता है, आपको गलत नज़र से देखता भी है, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरे कोलीग्स जिनका करियर मेरे साथ शुरू हुआ था, उनके पास फिल्में भी ज़्यादा हो गई, उनको काम भी बहुत ज़्यादा मिल गया, उनके पास नई चमचमाती गाड़ियाँ भी आ गई। और शटअप कॉल दी, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से आप दे देते हैं, दूसरे को शटअप कॉल देते हैं। अगर कोई दूसरा आपको अप्रोच कर रहा है कि भाई आराम से, एक दो को डांटा भी, एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारों को डांट भी पिट गई, और उसके बाद काफ़ी काम भी मेरा कट गया, कई फिल्मों से भी कट गई, और कई प्रोजेक्ट्स में से मुझे जो है वो निकाल दिया गया। बट मुझे खुशी इस बात की है कि वो वक्ती था, मेरे काम के ज़रिए मैं उससे भी आगे, बहुत आगे अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। ज़्यादा जो ये एक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या एज, क्या ओहदा, बात सारी ज़मीर की है। शोबिस के ज़रिए जल्दी चीज़ सामने आ जाती है। किस इदारे का नाम लूँ वो आपको भी मालूम है, वो सुनने वाले और देखने वालों को भी मालूम है। उन इदारों की रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी अगर मैं नाम लूँगी तो हरासमेंट तो हर शोबे में है, हर इदारे में है। बात वही आ जाती है कि आप अपने आप को कैसे मजबूत करें। आपने दूसरे को शटअप कॉल उसी वक्त दे देनी, मगर उनके पास एक्सपीरियंस है। रीमा कहती हैं कि लॉलीवुड में भी फनकारों को हरासा करने का सिलसिला अरसे से चल रहा है। ताउन न करने की सूरत में फिल्मों से अलग कर दिया जाता है। प्रोफेशनल जेलिसी की वजह से एक अदाकारा ने जहर देकर जान से मारने की भी कोशिश की, साजिश की, ऐसा कहा रीमा ने। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट ने खुसूसी इंटरव्यू किया है रीमा का, जिसमें बहुत से हक़ाइक़ जो रीमा ने बताए वो सामने आए। रेशम भी साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ शो में। रेशम, आपने भी पाकिस्तानी फ़िल्मों में काम किया है, बहुत काम किया है। यहाँ के माहौल के बारे में आपकी भी ऐसे ही राय है या आपकी राय मुख्तलिफ है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो राय है वो बहुत ही है। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ बातें उनकी सच्ची हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बातें हैं वो महज बातें हैं। मैं ये काफ़ी सालों से सुन रही हूँ, इनके माशाल्लाह हज़ारों इंटरव्यू होंगे, क्योंकि इन 10 सालों में देखें, मुझे तो बिटवीन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स के मैंने इंडस्ट्री को खैर बात कहते जब बुरा काम हो रहा था, तो उसके बाद मैंने छोटी स्क्रीन पे अपना कम बैक किया। तो बातें महज इसलिए हैं कि जो लोग काम नहीं करते सिर्फ बातें करते हैं। तो मैं जब भी लास्ट ईयर भी इनका एक इंटरव्यू देखा, मैं हर्ट हुई, बहुत दुख हुआ, अफसोस का इजहार भी किया, इनको मिलकर भी किया कि ये देखिए, हमने आज इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, सब मानते हैं। और मेरे पास इंडस्ट्री की बड़ी अच्छी यादें हैं, वो इस सूरत में है कि मुझे इंडस्ट्री ने नाम दिया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी। रीमा के पास भी जो कुछ है वो इंडस्ट्री का ही दिया हुआ है। अगर इस तरह की कोई बातें हैं, अगर ये दरगुजर कर चुकी हैं, तो उन बातों को दोहराने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर आपने ये बातें की हैं तो फिर उनके नाम भी लीजिए। जिन लोगों ने आप पे जानलेवा हमले किए, सारी बात तो आपने बयान कर दी, आप फिर नाम क्यों नहीं ले रही? जब इंसान किसी को माफ कर देता है तो फिर वो बातें दोहराता नहीं है। फिर आप देखें, मोतबर होने में और मोतबर रहने में बड़ा फर्क होता है। तो मुझे इनका सुबह से काफी लोगों की कॉल्स आई हैं, जो समय पे ये हेडलाइंस चल रही थी, बड़ा लोगों ने दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया कि ये हमेशा एक ही तरह की बातें करती, कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं करती हैं। तो मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। देखिए, इंडस्ट्री में जो खवातीन आती हैं वो बड़ी बहादुर खवातीन होती हैं, और वो हर तरह के मतलब चीज को फेस करती हैं। हमने भी किया है,
हैं और हमें कहीं कोई हैरेसमेंट की कोई मतलब चीज कभी कोई पेश नहीं है हमारे साथ। और कभी अगर कोई ऐसी कोई चीज देखें आप, उन्होंने खुद भी ये बात कही है कि इंसान को शट अप कॉल देनी आनी चाहिए जी। देखिए ये जो बातें ये कर रही है ना, जो सही एक्चुअल जो विक्टिम है ना उनका हक मारा जाएगा, जो सही हरेसमेंट का शिकार होती हैं खवातीन, उनका कोई उनकी बात नहीं कोई सुनता, उनके हक में कोई बोलने वाला नहीं होता। तो मैं रीमा जी से ये कहूंगी कि ये अब बातें करनी छोड़ दें। एक सुहेल बड़ा सबके शो में भी इन्होंने कहा कि मैं वाहिद एक्ट्रेस हूँ जिनके पास मर्सिडीज है और उन्हें अपने पैसों से ली है। तो उन्होंने पूछा कि बाकी एक्ट्रेसेस कहाँ से लेती हैं? उन्होंने जवाब में कहा कि वो भाई लेके देते हैं, वालिदैन या बॉयफ्रेंड। मुझे एक बात बताएं, मैं किसी पर बात करने से पहले ना हमेशा अपने गिरेबान में झांकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जात सबसे कमतर लगती है। तो ये बातें, ये हमेशा एक ही तरह की बातें, इनसे बाहर निकल जाना चाहिए इनको। 10 साल से ये काम 12 साल से नहीं कर रही इनको। देखिए एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस है, नाम है, एक्टिंग करनी चाहिए हमें। मैं देखिए आप मेरे आज भी देखें नूर बीबी चल रहा है, एक और ड्रामा मेरा एक चैनल पे चल रहा है। मैं पिछले 23-24 सालों से काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ। आप मेरा काम देखते रहते हैं। जी, एक्ट्रेस कहलवाने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। रीमा जी को चाहिए आए मेरे सामने खड़ी हो। रेशम साहिबा 2018 में गालिबन मई में जॉन रैम्बो और साहिबा ने आपकी और रीमा जी की दोस्ती करवाई थी, कुछ ऐसी खबरें भी हमें मिली थी। तो और उससे बहुत सालों तक आपकी और रीमा जी की मुखालिफत में बयानात भी आते रहे, एक नाराज़गी भी चलती रही। फिर जब ये दोस्ती हो गई आप दोनों की, उसके बाद कभी रीमा जी ने आपसे तस्करा किया कि उनको किसी ने जहर देने की कोशिश की है या जलन हसद में किसी भी कोई भी वाकया? खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, आपने ये जो मेरी रीमा जी से नाराजगी ये थी कि रीमा आप हर इंटरव्यू में अपनी इंडस्ट्री का मतलब ये नाम किस तरह से क्या उनके मतलब आपके जो ख्यालात हैं, जो आपके दिल में बातें हैं, वो निकाल दें। अगर कुछ छोटी मोटी है तो उनको दरगुजर करते हैं। वो भी उन्होंने रैम्बो साहिबा ने पैचअप करवाया था। मैं इसी बात पे, इनके जो इंटरव्यूज आते हैं जिनमें ये अजीबो गरीब बातें करती हैं, अपनी कोलीग्स को हर्ट करती हैं, इंडस्ट्री की अच्छी यादें रखें अपने पास, हमारे सबके पास हैं। आज के रीमा जी के बयानात से आप हर्ट हुई हैं रेशम? मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, क्योंकि इनमें ना मुझे ज्यादातर सच्चाई नजर नहीं आ रही। बात है कि काम हमने भी किया है। रीमा जी के क्रेडिट में बहुत थोड़ा अच्छा काम है। एक निकाह फिल्म है और मुझे तो बाकी फिल्में भी याद नहीं जिनके ये बातें करी जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जो लोग करते हैं ना वो अपनी जबान से नहीं बोलते। हाँ, इन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया है, लेकिन एक्टिंग जो है ना वो एक इक्का दुक्का फिल्मों में मिलेगी जिसमें इन्होंने बेहतर काम किया है। मुझे इनकी बातों से हमेशा जो है दिल आजारी करती हैं। और ये मैं सुबह हेडलाइन देख रही थी, किरदार कुशी नहीं होता, लफ्ज जो है किरदार कशी है। तो इन्हें जो है एक्टिंग करनी चाहिए, इन्हें काम करना चाहिए। आए मैदान में काम करें, बड़ी स्क्रीन ना सही, छोटी सही, हम भी काम कर ही रहे हैं ना, हम भी तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो ये कब तक इस तरह महज बातें करती रहेंगी और लोगों का दिल दुखाती रहेंगी? अच्छा रेशम साहिबा, मीटू मुहिम में पाकिस्तानी फनकारों ने लब खोले, लेकिन रीमा जी ने आधा सच बोला। इसकी वजह क्या है? वही जो आप बात कर रही हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, ये वाकई आधा सच बोला है, आधा सच अभी बाकी है? ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी सस्ती शोहरत लेने के लिए भी। देखें, बात है कि इन्होंने लब खोले ने अधूरी बात की है। मैं वही कह रही हूँ कि जब इन्होंने इतनी बातें खुल के की हैं तो फिर बात को मुकम्मल करती ना, अधूरा ना रहने देती। बात है कि जब वो मिशा शफी बोली तो उसके बाद पूरा पाकिस्तानी बोल उठा। तो जब वो अली जफर के केस में भी सब कुछ सच्चाई सामने ही आ गई ना कि झूठा कौन था तो सच्चा कौन था। सारी जिंदगी उन्होंने भी काम किया, हमने भी किया, इज्जत से किया और सबने इज्जत ही की है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इज्जत दी, प्यार दिया, मान दिया। रेशम साहिबा, ये सस्ती शोहरत की उन्हें क्या जरूरत है? वो भी एक नामवर अदाकारा हैं पाकिस्तान की, आप भी माशाल्लाह नामवर अदाकारा हैं, उनको सस्ती शोहरत की क्या जरूरत है जो वो ऐसे बयानात दें? सस्ती शोहरत ये महज आप खबरों की सुर्खी में आने के लिए सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता। बात यह है कि जब मीडिया को आजाद हुए बहुत अरसा हो गया, मीडिया को प्राइवेट हुए 12 साल हो चुके, कितने साल हो गए, ये बात इन्होंने पहले क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही हैं? आज क्यों कर रही हैं? मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए ना। ये बात इन्होंने आज क्यों की है? कातलाना हमले भी हो गए, जहर दिया गया, फिर भी बच गई, अल्लाह इनको जिंदगी दे। ये इस तरह की बातें, मतलब इनमें कोई सच्चाई नहीं है बहरहाल। अच्छा रेशम साहिबा, मैं कता कलामी की आपसे माजरत चाहती हूँ। नईम अशरफ जिन्होंने रीमा जी का इंटरव्यू किया है वो भी मौजूद है, तो उनसे बात कर लेती हूँ।
नईम, रीमा साहिबा कह रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री भी हिरासा किया जाता था, किसी का नाम नहीं बताया उन्होंने आपको? जी किरण, बहुत कोशिश की मैंने, बाद में ऑफ द रिकॉर्ड भी कोशिश की उन्हें पूछने की, लेकिन उनका जवाब ये था कि अगर अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बता दूं, इसी तरह आप भी किसी को बताएंगे ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, तो होता होता बात जो है वो सीना बसीना और ज़ुबान के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचेगी। मैंने पूरी कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं ये बात इसलिए वो नाम नहीं ले सकती। वो तो एक नाम था, लेकिन वो बार बार 3-4 एक्ट्रेसेस का जो है अब वो जिक्र कर रही थी, और वो यकीनन उनकी कंटेम्प्रेरीज थी, और जो भी बात करती थी और साथ ये कहती थी कि जब उन्होंने कैरियर शुरू किया तो उनके साथ जो थी, अब वो शुरू में तो कई नाम ऐसे हैं कि जो उनके साथ जिन्होंने करियर शुरू किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बात जब उन्हें पता चली तो जहर वाली अगर हम बात लें तो उस अदाकारा से उन्होंने कुछ दिनों बाद जब दोस्ती हुई तो ये पूछा भी कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे जलती थी क्योंकि आप खूबसूरत भी हैं और लोग जो हैं वो आपकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उससे माफ़ कर दिया था, पुलिस में शिकायत कर सकती थी, हालांकि बड़ा क्लियर सबूत भी था, वो जो उनकी असिस्टेंट थी वो मान चुकी थी और वही गवाह के तौर पर पर्चे में भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बहरहाल अगर उन्होंने नाम नहीं लिया, और ये मैं समझता हूँ अगर ये बातें सच्ची हैं, जो कि हम तो इसको सच्चा ही जानेंगे क्योंकि उन्होंने बहरहाल ये बात की है, हमारे इल्म में पहले नहीं थी, इंतहाई उनकी पर्सनल सीक्रेट बात थी, इससे पहले भी कहीं बात उन्होंने ऐसी नहीं की। और एक और अहम बात है किरण के, वो उन्होंने बताया भी था, हमें ये भी उनसे ही पता चला कि वो रोज़े में थी, और उन्होंने ये कहा कि वो सच बोल रही हैं, और रोज़ा भी जो है हमारे सामने ही उन्होंने खोला था। और लेकिन एक बात अहम ज़रूर है जो उन्होंने की है कि वो ये तो कह रही हैं कि किरदार मजबूत होना चाहिए, बंदे को शट अप कॉल दे देनी चाहिए, लेकिन ये तस्लीम वो कर रही थी कि ऐसा माहौल फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूर है कि जिससे अगर आप लेकिन नईम रेशम साहिबा भी यही सवाल उठा रही हैं कि आज ही क्यों उन्होंने ये सच बोला, ये जहर वाली बात रोजे की हालत में सच उन्होंने अगर बोला तो आज ही क्यों बोला? जी किरण, मेरा जो ख्याल है कि जैसे कुछ अरसा पहले आप देखें कि राना मशहूद का इंटरव्यू किया, ये मैं रेशम जी के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ, उन्हें समझ आ जाएगी इस बात की। तो राना मशहूद रोज़ टीवी टॉक्स में होते हैं, कई इंटरव्यूज़ दे चुके थे, लेकिन वो जब खुले हैं तो उन्होंने, आपको पता है कि कितनी बड़ी बातें कर दी, और वो अब बातें सच साबित भी होना शुरू हो गई हैं, जो उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं सही है या नहीं। इसी तरह कुछ अरसे बाद मुजाहिद कामरान जो थे, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी मुजाहिद कामरान। आप अताउल्लाह कासमी को देख लें कि वो रोज़ टीवी टॉक्स शो में आते थे, लेकिन मरियम औरंगजेब के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी, बिल्कुल नहीं बताया था कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। इसी तरह नहीं आपकी बात पे बिल्कुल मुझे पहले नहीं जी, मैं आपकी बात पे कमेंट ले लेती हूँ रेशम साहिबा से। रेशम साहिबा, नहीं वही बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ टीवी शोज में भी होते हैं लोग, लेकिन जब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह की बातें और सच्चाई सामने आ जाती है। रोजे की हालत में सच बोल रही थी वो। आपको खुदा को हाजिर नाजिर जान के और खुदा की कसम खा के बात बताती हूँ कि रीमा जी ने काफी साल पहले एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि इसमें आपकी एक शॉट, मतलब 2 शॉट चाहिए। उसमें काफी इंडस्ट्री के लोगों ने पूरे गाने में उसमें अपनी अपीयरेंस दी थी। मैं गई तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रीमा रेशम पहली दफा एक शॉट में आई, तो मैंने इनसे शॉट से पहले पूछा कि क्या ये गाना स्पॉन्सर तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि रीमा जी ने कहा कि मैं हज करके आई हूँ रेशम, और मुझे मेरे हज की कसम है मैं ये गाना बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। और यकीन करें 15 दिन के बाद वो गाना एक बड़े साबुन ने, सोप ने उसे स्पॉन्सर किया था। खुदा की कसम, ये उनके रोजे की बात कर रहे हैं। बेशक उन्होंने कहा जी कि उन्होंने रोजे के दौरान ये बातें की, मुझे तो उन्होंने हज की कसम खा के बातें बताई थी कि ये तो गाना स्पॉन्सर नहीं है, जो 15-20 दिन के बाद सामने आ गया था, और मैं तब भी इनसे नाराज हुई थी कि आप बहुत झूठ बोलती हैं। ठीक है रेशम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। नईम अशरफ भट्ट, एक इंटरव्यू आप रीमा का कराए थे जिसमें बहुत सारे हकाइक रीमा जी ने अपने बारे में बताए थे, और आज रेशम साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और बहुत से हकाइक उन्होंने भी बताए। अब ये देखिए कि ये बात कितनी आगे तक जाती है। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस्मा के बारे में जिक्र करूँगी।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन पुलिस को खुद मदद की ज़रूरत पड़ी हुई है। कराची पुलिस का शिकायती व्हाट्सएप नंबर पर पुलिस वालों के लिए वबाल जान बन गया है। जाली शिकायतों ने मुश्किल में डाल दिया है। व्हाट्सएप नंबर को लोगों ने तफरी का जरिया बनाया हुआ है। पुलिस व्हाट्सएप नंबर पर सास बहू के झगड़े, औरतों और ख़राब मेकअप की शिकायत भी पुलिस से की जा रही है। एक खातून ने तो ये शिकायत की कि बेटा उनके मैसेज भावजों को दिखाता है। अब हाल ये है कि 10,000 में से 9,500 से ज़ायद शिकायतें जाली मौसूल हुई हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 6,663 शिकायतें मिली, सिर्फ 2-3 दुरुस्त निकली और 6,460 जाली निकली। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने इन शिकायतों पर अजीब बात की है। कह रहे हैं पुलिस पर एतबार है तो लोग शिकायत कर रहे हैं। शहरियों की ऐसी शिकायत कहीं तो रिपोर्ट होनी चाहिए। पहले अमीर शेख साहब की ज़रा ये बात सुन लीजिए। खातून ने शिकायत की कि मेरे मैसेजेस मेरा बच्चा मेरी भावजों को दिखाता है, तो बच्चे के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? या मैं मेकअप पार्लर गई थी तो मेरा मेकअप ठीक नहीं हुआ, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसने चार्ज ज़्यादा किया है। अवाम से गुजारिश करता हूँ जो आप पुलिस के मुतल्लिका बातें हैं वही करें, वरना आप ब्लॉक हो जाएंगे। अब इसे अमीर शेख साहब की मासूमियत कहिए या लाइल्मी के पुलिस पर शहरियों को इतना एतबार है। खैर इन इक़दामात को आवाम का पुलिस पर भरोसा कहें या फिर यूँ कहिए कि शहरी पुलिस को संजीदा नहीं ले रहे, क्योंकि एक हसास मामले को तफरीक का जरिया बना लिया गया है। बात करने के लिए साद बिन मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। साद, पुलिस व्हाट्सएप को आवाम संजीदा ले ही नहीं रहे, पुलिस को हर मर्ज़ की दवा समझ रहे हैं, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस ने ये अगस्त में ऐप बनाई थी और उसके बाद से 2018 अगस्त में ये बनी थी ऐप। सिर्फ दिसंबर 2018 में तकरीबन 6,000 से ज़ायद शिकायतें आईं पुलिस को, और जब ये व्हाट्सएप नंबर बना तो उसके बाद से शुरू में ही ये इस तरह से चलने लगा कि पहले तो शिकायतें आती थी और उसके बाद पुलिस को अब शिकायतें नहीं आती, और अगर आती हैं तो वो इस तरह की बातें आती हैं जो पुलिस का डोमेन नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये पुलिस को आता है। 6,000 से ज़ायद शिकायतें आई जिसमें से सिर्फ 203 सिर्फ ऐसी थी जो वाकई कंप्लेंट्स बनी, और उस पर जब तस्दीक हुई तो उसमें से भी बहुत सारी झूठी निकली। तो उसमें भी जब काम हुआ तो वो कई सारी जो है रह गई, जिस पे FIRs भी नहीं हुई। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं वो पुलिस अफसरान या एहलकारों के ख़िलाफ़ ही आती हैं कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, उनका रवैया या जो मुकदमात जो थाने जाते हैं लोग उनके दर्ज नहीं किए जाते, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ आई जिस पर पुलिस एक्शन ली और उनके FIRs भी जो है कराची पुलिस चीफ की अहकामात पर किए जा रहे हैं। अच्छा, जो फेक न्यूज़ आ रही है, जो फेक मालूमात पुलिस को फराहम की जा रही है, इंतहाई हसास नौयत का मामला है, इससे निपटने के लिए पुलिस क्या प्लानिंग कर रही है? हर खबर जो शिकायत या मैसेज आता है पुलिस को वो चेक ज़रूर किया जाता है और उसको तस्दीक किया जाता है, लेकिन शहरियों ने शायद उसको थोड़ा सा मजाक में भी ले लिया कि फ़नी चीज़ें भी भेजना शुरू कर दी है। पुलिस का ऑफिशियल नंबर है जो खुद एडिशनल IG देखते हैं और उनके नीचे जो टीम काम कर रही है उनके साथ ही उनके ऑफिस में, लेकिन उस पर लोगों ने फ़नी वीडियोज़ और अपने जो घर के मामले, यानी कि एक खातून ऐसी भी थी जो लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने ये शिकायत की कि कराची में उनके एक रिश्तेदार उनको फ़ोन करके तंग करती हैं, तो उनको देखें कि वो मुझे तंग ना करें। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायतें ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों की जानिब से भी आती हैं कि सोशल मीडिया, दूसरे सोशल मीडिया से चीज़ें उठा के उधर पेस्ट कर दी जाती हैं और व्हाट्सएप उनको कर दी जाती है कि इस पर जो है पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो उस पर उनका डोमेन बहुत सारी चीज़ों पर KL एक्ट की शिकायतें कर दी जाती हैं। तो कराची पुलिस चीफ का भी यही कहना है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में शायद ऐसा निज़ाम आ जाए कि हम उनकी शिकायतें लें और उसके बाद जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको जो है आगे फॉरवर्ड कर सकें। अच्छा, ये जो तमाम शिकायत आ रही है इस पर भी पुलिस काम करने का सोच रही है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारा कुछ जो अडॉप्ट किया जा रहा है लंदन पुलिस और बैरून मुल्क जो निज़ाम जिस तरह से चल रहा है उस तर्ज पे ही कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस को ले जाया जा सके। उसी को देख के इस तरह की आप एक पुलिस फॉर यू ऐप बना ली है, उसमें भी जो है शहरी अपना क्राइम की जो शिकायत है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अब पुलिस की कोशिश ये हो रही है कि व्हाट्सएप के साथ साथ इस ऐप को एक जगह मर्ज कर दिया जाए ताकि सिर्फ अच्छा चले, वैसे तो आवाम पुलिस से बड़ा नाला रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें, सास बहू के झगड़े की, मेकअप खराब होने की अगर शिकायतें मिल रही हैं, उस पर भी पुलिस सोच रही है कि मुताल्लिका इदारों को आगे उनकी कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो ये भी बड़ी अपनी ही अंदर एक अनोखी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सऊद बिन मुर्तज़ा, आप साथ मौजूद आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पुलिस की जानिब से काम करने का सोचा ही जा रहा है तो खुदारा तंग ना करें, जो सही रिक्वेस्ट है वो आगे उन्हें फराहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ बिन मुर्तज़ा। आगे बढ़ूंगी। घरेलू मुलाजिमों से गैर इंसानी सलूक के वाक़यात आए दिन सामने आ रहे हैं। मजलूम के नाम बदलते हैं लेकिन जालिम का रवैया नहीं बदल रहा है।
बल्कि अब तो जुल्म का भयानक रूप सामने आ रहा है। माशरे में गरीबों से जिंदा रहने का बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। लाहौर में अदम बर्दाश्त और जुल्म का एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। 3 ख़वातीन ने घरेलू मुलाजिमा उज़्मा पर पहले तशद्दुद किया। मालकिन के खाने से एक नवाला चक लेना उज़्मा का इतना बड़ा जुर्म बन गया कि बतौर सज़ा उसे बिजली से करंट दिया गया। 16 साला उज़्मा ज़ख्मों और तल्ख ज़बानों को सह नहीं सकी, बेहिस दुनिया ही छोड़ गई। इस पर पहले आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर आगे बात करूँ। घरेलू मुलाजमा के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। माँ और बेटी ने मिलकर मुलाजमा उज़्मा की जान ले ली। वाकया पेश आया 18 जनवरी को इकबाल टाउन में। 16 साला उज़्मा मारूख के घर काम करती थी। बेटी की प्लेट से सालन उठाने पर मारूख तैश में आ गई। स्टील का बर्तन उठाकर उसके सर पर मारा, जो मौत की वजह बन गया। इसने उसके सालन में हाथ डाल के ना सालन उठाया, उठा के मुंह में डाला, तो इसी गुस्से में आगे फिर जो चाय डाल गए होता नहीं खवा, सर में मारे हैं 2-3। मुल्जिमान ने मकतूला की लाश नाले में फेंकी और चोरी का इल्जाम लगाकर उसके वुरसा को भी थाने बुलवा लिया। एक दिन बाद लाश मिली तो घिनौने जुर्म का पर्दा चाक हो गया। जुल्म की इंतहा देखी कि चोरी का भी इल्जाम उसी पे लगाया, उसके बाप को थाने में बुलवाया। उज़्मा के अहले खाना के मुताबिक उनकी बेटी पर पहले भी तशद्दुद किया जाता रहा। 21 तरीक बच्ची ला जाए, 21 तरीक के मेरी बच्ची मार देती है ना। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया है और चालान जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदम बर्दाश्त का ये आलम, इस पर बात करने के लिए आलिया सारिम साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहिबा, हम इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन वक्त गुजरता है और फिर एक नया केस सामने आ जाता है। तैयबा को हमने देखा, किंजा को हमने देखा, ये एक और मासूम कमसन ये बच्ची। क्यों है ये रवैया? इतने केसेस सामने रिपोर्ट भी हो रहे हैं, सजाओं के लिए भी अब कोर्ट तक भी बात जा रही है, उसके बावजूद भी लोगों का रवैया नहीं बदल रहा। उसी तरह से मजलूमों के साथ और जुल्म किया जाता है। मुझे लगता है हम सबको अपनी जहनी तरबियत की और जहन साजी की शदीद जरूरत है। हमें इस बात की जरूरत है कि हम बैठ कर सोचें कि हम कहाँ पहुँच गए। कहीं बर्दाश्त का सैचुरेशन का लेवल तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अपनी जिंदगियों में हम इतने परेशान हैं कि अपना सारा अपनी भड़ास हम दूसरों पे निकालते हैं। और अगर हम ऐसे करते हैं, क्या कानून हमें अपनी गिरफ्त में लेता है? क्या कानून हमें हमारे किए की मुकम्मल सजा देता है? एक तरफ हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल रहे हैं, तो कानून हमें नहीं पकड़ रहा। बैलेंस नहीं है सोसाइटी में, बैलेंस कहीं नजर नहीं आ रहा। बैलेंस लाने की जरूरत है। अच्छा, ये इस केस में आप देखिए, इससे पहले वाले केसेस में देखिए, ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। एक बच्ची, एक मासूम बच्ची, और ख़वातीन वो जिसकी अपनी भी बेटी है, वो किसी दूसरे की बेटी पर ये बदतरीन तशद्दुद करती है कि वो मर जाती है। ये रवैया, ये बदतरीन रवैया है किरण। ये तो आपने वो बात कर दी है, ये आपने वो आईना दिखाया है जिस शक्ल को देखते हुए मैं बहुत घबराती हूँ। ये वो आपने आईना इस वक्त दिखाया है, क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ और औरत होते हुए ये घिनौना रूप अगर मैंने औरत का दिखाया, मर्दों के हवाले से तो हम कई दफा बात करते हैं और उनको हम कई तरह से कटहरे में खड़े करते हैं। अब अगर औरत सोसाइटी की ये कर रही है तो समझिए हमारा पूरा माशरा कहाँ खड़ा है। हम कहते थे कि जहाँ पे औरत खड़ी होगी वहाँ किसी बच्ची पर जुल्म नहीं हो सकता, अगर खड़ी होने वाली औरत माँ है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ इतना मामूली सा जुर्म था उस बच्ची का, जो आपके घर की गंदगी, आपके घर की गलाजत साफ करती है, जो आपके बर्तनों को धो के तो रख सकती है, वो उस बर्तन से कुछ उठा के खा नहीं सकती। वो मैं तो हैरान होती हूँ बाज दफा कि वो मासियाँ जो आपके घर में खाना पकाती हैं, वो खाना तो पका सकती हैं, उसमें से अपनी मर्जी से निकाल कर खा नहीं सकती। आप तो खुद उन्हें दावत दे रहे हैं इस चीज की। जब आप उनमें इस किस्म के ऐसा से कंपनी डालेंगे, अपने से फासला डालेंगे, तो यकीनन आप दावत दे रहे हैं कि इस किस्म का कोई काम करें। और औरत के इस रूप को तो देखना बहुत खतरनाक है। मैं समझती हूँ ऐसी सजा मिलनी चाहिए इन औरतों को। पढ़ी लिखी भी है, बड़े घरों की भी है, माँ भी है, अपनी बेटी भी है, फिर इतना बड़ा जुर्म। ऐसे जुर्म अगर हमने माफ कर दिए तो माशरा बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल देखेगा, क्योंकि औरत का ये रूप बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहब। और प्रॉब्लम होता ये कि कहीं अगर कानून कमज़ोर है तो कहीं पर ये भी होता है कि वो माँ बाप जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को किसी के घर पर काम करने के लिए भेज देते हैं, जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो फिर बाद में उनमें सुलह हो जाती है और फिर ये मामलात और ये केसेस इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।